तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सफलता एक्सप्रेस के इस धुआंधार एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। और इसमें हम लोग सेक्शन 50 तक देख चुके हैं, तो आज से हम लोग देखेंगे सेक्शन 51 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 51 में है एग्जामिनेशन, ठीक है। किसका एग्जामिनेशन? तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक। और 52 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है ना। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है। तो जो रेप का एक्यूज्ड है, ठीक है, जिसने रेप किया है या उस पे एलिगेशन है, ठीक है, तो उसका एग्जामिनेशन 52 में होगा, ठीक है। 53 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बाई मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बाई मेडिकल ऑफिसर, मतलब मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन देख लेते हैं एक बार। 52 में एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाई मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाई मेडिकल, जो भी हो, क्या है, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, ठीक। तो देख लीजिए 51 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है मेडिकल ऑफिसर से कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर दो, तो करेगा, ठीक है। 52 में है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है। रेप का जो एक्यूज्ड है, तो देखिए इसमें रेप एक्यूज्ड का है। इसी में जब आप BNSS के सेक्शन 184 में जाएंगे तो वो एक रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन है। किसका? रेप विक्टिम, ठीक है। तो रेप जो विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन किस में होता है? 184 में, ठीक है। तो देखिए, तो ये इसके कंसेंट पे होगा। अगर रेप विक्टिम चाहती है कि मेरा एग्जामिनेशन हो, ठीक है, तभी होगा। अगर वो कंसेंट नहीं देती है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर अब होने ना होने से क्या फायदा है? तो देखिए, मान लीजिए कि अगर होता है तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन अगर वो कराती है तो भाई उसी को बेनिफिट मिलेगा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। अब बस ये जाके अब सिर्फ बयान दे देगी से, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन से सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव होता है, ठीक, और कोई नहीं। ये नहीं कि हाँ उस पर सजा मिल जाएगा, नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया तो ये प्रूफ हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। अब ये जाके बोलेगी कोर्ट में कि मेरा कंसेंट नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि ये सिद्ध करे कि कंसेंट था कि नहीं था, ठीक है। क्योंकि अब तो मेडिकल एग्जामिनेशन से प्रूफ हो ही गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और ये लड़की बोल भी दी है कि मेरा कंसेंट नहीं था। अब एक्यूज्ड को, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि मेरा कंसेंट, मतलब उसका कंसेंट था, ठीक है। तो चलिए, तो 51 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। 52 में है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप। 53 में है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। 54 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका आइडेंटिफाई करना उसको, ठीक है। 55 में है पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंस्पेक्टर हूं तो मैं अपने सब इंस्पेक्टर को बोल सकता हूं अरेस्ट करने के लिए, या कांस्टेबल को भेज सकता हूं अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि कौन व्यक्ति को हम डेप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट को अगर हम भेज रहे हैं तो लिखित रूप से देंगे, कैसे मौखिक बोल देंगे, क्या है प्रोसीजर, वो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो कभी भी अगर सबऑर्डिनेट को भेजा जा रहा है, डेप्यूट किया जा रहा है अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट, तो हम लिखित रूप से देंगे, है ना। तो ये है, ठीक है, किसमें? 55 में, ठीक। उसके बाद से क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? तो भाई पुलिस ऑफिसर रखेगी ना, जो जिसके कस्टडी में वो है, ठीक है। और 57 में क्या है? अरेस्टेड पर्सन को बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करना पड़ेगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, वो 57 में है। 58 में है कि
उसको डिटेन 24 आवर से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाएगा जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। 59 में है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ठीक है। 60 में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आपके अरेस्ट में बाधा डाल रहा है तो हम आपको उसको गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ देर बाद उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 61 में है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू और रीटेक। मान लीजिए कि किस में 61 में है कि अगर कोई भाग गया, एस्केप कर गया, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो भारत में कहीं भी वो भाग के जाए, उसको जाए री अरेस्ट करे, ठीक है, रिटेक करे। 62 में है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी संहिता, ठीक है। तो 62 में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि इसमें जो प्रोसीजर दिया गया है अरेस्ट का चैप्टर 5 में वही फॉलो होगा। ये नहीं कि उसके अगेंस्ट हम कोई भी ऐसे ही जा रहे हैं, किसी को भी अरेस्ट करते जा रहे हैं कि हाँ मेरे पास पावर है तो हम अरेस्ट कर लिए बिना मतलब के, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रोसीजर दिया गया है उसी को फॉलो करके ही हमको क्या करना है, अरेस्ट करना है, ठीक है। तो 62 ये कहता है कि अरेस्ट जो होगा ये इस संहिता में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके ही होगा, ठीक है। तो हम बता चुके थे कि सबसे पहले क्या होता है, अरेस्ट। अरेस्ट के बाद से क्या होता है, कंपेल किया जाता है, ठीक है, कंपेल किया जाएगा। किसके लिए कंपेल किया जाएगा मतलब प्रोसेस टू कंपेल है, प्रोसेस टू कंपेल। अब प्रोसेस टू कंपेल दो प्रकार से होगा, प्रोसेस टू कंपेल टू अपीयर दी, मतलब अपीयरेंस के लिए, एक कह रहे हैं अपीयरेंस के लिए, किसके, अपीयरेंस ऑफ पर्सन, अपीयरेंस ऑफ पर्सन। एक दूसरा में क्या है, अपीयरेंस ऑफ थिंग, ठीक है, क्या है, APP ना है जी, APPERANC, अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी को हम अरेस्ट किए, तो अरेस्ट करने के बाद से क्या करेंगे, उसको कंपेल करेंगे ना, उसमें प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन और प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ थिंग। तो ये है अरेस्ट, किस में है, चैप्टर 5 में बता चुके थे। और किसी व्यक्ति को अगर अपीयरेंस के लिए कर रहे हैं तो वो चैप्टर 6 में है, ठीक है। और किसी वस्तु को अगर अपीयर करने की बात हो रहा है तो वो चैप्टर 7 में है, ये बता चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, और किसके अपीयरेंस का बात है, तो पर्सन के, ठीक है। उसके बाद से पर्सन के बाद से क्या आ जाएगा, थिंग्स के, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग साथ में आ जाएगा, ठीक है, अपीयरेंस नहीं होगा इसमें प्रोडक्शन ऑफ थिंग होगा, ठीक है, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग, प्रोडक्शन ऑफ थिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं फिर डिटेल में। बेयर एक्ट आप लोग के पास होगा ही, तो बेयर एक्ट निकाल लीजिएगा और आ जाइए आप लोग 51 में, विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 51 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एज रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो 51 कहता है, 51, 52 और 53 तीनों एग्जामिनेशन का बात करता है, और इसी के साथ आप 184 भी याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन का ही बात करता है, ठीक है। तो 51 में है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सुनिए, when a person is arrested on a charge of committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that the examination of person will afford evidence as to commission of an offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner, ठीक है। तो कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, कौन करेगा, तो याद रखिए इसमें पहला याद रखना है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एज अ रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, तो किस पे, दूसरा रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है इसमें, सब इंस्पेक्टर कुछ नहीं है, एनी पुलिस ऑफिसर, एंड फॉर एनी
पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जो गुड फेथ में वर्क कर रहा है, डायरेक्शन पे, मतलब किसी पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शन पे गुड फेथ में कार्य कर रहा है, तो उसके भी रिक्वेस्ट पे मेडिकल ऑफिसर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। टू मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड एज इज reasonably necessary in order to ascertain the fact which may afford such evidence and to such force as is reasonably necessary for that purpose, ठीक है, और वो क्या हो, नेसेसरी हो, जरूरी हो, ठीक है, किसके लिए, रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, ठीक है। देखिए एफोर्ड सच एविडेंस, तो देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और किसके लिए किया जाएगा, तो एफोर्ड सच एविडेंस, ठीक है, तो इसका मतलब है टू कलेक्ट एविडेंस, ठीक है, इतना तो इस समझ में आया ना। तो 51 में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और किसके द्वारा किया जाएगा, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, किसके रिक्वेस्ट पे, तो एनी पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे, क्यों किया जाएगा, तो टू कलेक्ट द एविडेंस। दूसरा कारक, वेन एवर द पर्सन of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of female registered medical practitioner, ठीक है। तो इसका तो ये तो ऐसे एक नंबर में ये आ जाएगा तीनों, ठीक है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट एक नंबर में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, वुमेन का कराना है, किसका, वुमेन, तो वुमेन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी महिला का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होनी है, तो महिला ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, ये दूसरा कहता है 51 का, ठीक है। तीसरा, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि तीसरा इसका कि मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही उसका कंप्लीट होगा, विदाउट डिले, ठीक है ना, बिना विलंब किए वो तुरंत रिपोर्ट किसको भेज देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आईओ को, ठीक है, किसको भेज देगा, आईओ को। चलिए अब 52 में आ जाइए। 52 में एग्जामिनेशन ऑफ, और इसमें तीसरा लिख लीजिएगा, विदाउट डिले आईओ को भेज देगा रिपोर्ट, कौन, मेडिकल जो भी रिपोर्ट आया है। 52 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है, तो आ जाइए पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट में देखिए आप लोग 52 में, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप or attempt to commit rape and there are reasonable ground for believing that an examination of this person will afford evidence as to commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by government or by a local authority, and in the absence of any practitioner within the radius of 16 kilometer from the place where the offense has been, 16 किलोमीटर पे लाइन कर लीजिए, ठीक है, 16 किलोमीटर from the place where the offense has been committed and other registered medical practitioner acting in the request of police officer and for any reason acting in good faith in his aid under his direction to make such an examination of arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose, the registered medical practitioner, दूसरा, the registered medical practitioner conducting such examination shall without any delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars namely, ठीक है। तो क्या क्या, तो सुनिए, पहला में क्या कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति रिलेटेड है ऑफेंस ऑफ रेप से या अटेम्प्ट टू कमिट रेप से, ठीक है, रीजनेबल ऐसा ग्राउंड है, तो जहां ऑफेंस कमिट हुआ है
जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा गवर्नमेंट का, उससे मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या कहता है, ये तो मिटा देना, इसका तो कोई काम नहीं है। देखिए, तो इसमें क्या कहता है, लाइन खींच दे रहा है, इसमें कह रहा है पहला कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, कि वो रेप एक्यूज है या अटेम्प्ट किया है या रेप किया है, अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर के रेडियस में जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा उसका। ठीक है, ठीक। और मान लीजिए कि 16 किलोमीटर में अगर कोई नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 16 किलोमीटर में नहीं है, तो कौन करेगा, तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्राइवेट ही हो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो 16 किलोमीटर में जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट एनी डिले, बिना कोई डिले किए हुए वो निम्नलिखित ग्राउंड को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्या क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड, दूसरा मतलब इसमें पहला हो गया, दूसरा क्या, एज, यहां लिख देते हैं दूसरा, एज, तीसरा किसका, ये नेम और एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड, नेम ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है, एज ऑफ एक्यूज्ड, मार्क और इंजरी, ठीक है, मार्क ऑफ इंजरी, मार्क ऑफ इंजरी, ठीक है, किसका मार्क ऑफ इंजरी, तो मान लीजिए कि अगर वो रेप करने का प्रयास किया होगा तो जो भी महिला होगी, जो भी रेप विक्टिम होगी, उसके नाखून के निशान हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने बचाव के लिए उस पर हमला की होगी। ठीक है, तो वो देखा जाएगा कि इस व्यक्ति पे कोई मार्क ऑफ इंजरी तो नहीं है, तो वो देखा जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड, डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, तो इसमें चौथा क्या हो जाएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा लिखा हुआ तो आप हमारी आवाज से सुन लीजिएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग, अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, पांचवा में अदर मटेरियल, ठीक, अदर मटेरियल अगर मिलता, दूसरा मटेरियल अगर कोई मिलता है कुछ भी, तीसरा में रिपोर्ट शैल बी स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव, ठीक है, तो इसमें तीसरा कह रहा है कि रीजन ऑफ कंक्लूजन, ठीक, चौथा क्या कहता है इसमें, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन रिपोर्ट, ठीक है, टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक, चौथा में। पांचवा में कह रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी डिले फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड द टू it to the magistrate referred in section 193 of document referred in the clause, ठीक है, तो देखिए, तो कह रहा है कि विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले मेडिकल ऑफिसर किसको दे देगा, आईओ को, आईओ किसको दे देगा, मजिस्ट्रेट को, ठीक है, 193 में, हम लोग को पता है कि 193 में रिपोर्ट सबमिट होता है, ठीक है, जो भी हो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होता है ना 193 में, तो 193 में वो सबमिट कर देगा, ठीक है।
ना 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 ना। ठीक, तो चलिए इतना समझ में आया ना। अब आ जाइए एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। चलिए 53 देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, व्हेन एनी पर्सन इज arrested, he shall be examined by medical officer in service of the central government or state government, and in case of medical officer is not available, the registered medical practitioner soon after the arrest is made। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अरेस्टेड पर्सन है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर ना ही कोई उपलब्ध है तो भी प्राइवेट ही हो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए तो वो करेगा। प्रोवाइडेड एट इफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ऑप्शन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी ही मे डू सो, है ना। एक से ज्यादा अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या मोर एग्जामिनेशन, एक से ज्यादा अगर एग्जामिनेशन करने की जरूरत है तो भी हो जाएगा। दूसरा प्रोविजन प्रोविजो कर रहा है 53 का कि प्रोवाइडेड फॉर द डेट, हाँ अगर फीमेल है तो फीमेल ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और उसमें अगर कोई इंजरी है तो इंजरी नोट किया जाएगा। ठीक है, और उसके रिपोर्ट के कॉपी को मेडिकल ऑफिसर द्वारा ठीक है, और उस रिपोर्ट की कॉपी को मेडिकल ऑफिसर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, आईओ को सेंड कर दिया जाएगा। तो 53 में वही है, सेम टू सेम। ठीक है, कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर कोई नहीं है तो प्राइवेट भी चलेगा लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर महिला का कोई प्रोविजो इसका एक कहता है कि अगर एक से ज्यादा अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है तो जरूरी है तो वो हो सकता है वैसे भी। और दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना हो तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें दूसरा कहता है कि अगर कोई उसका अप्रोक्सीमेट टाइम नोट करना पड़ेगा और इंजरी नोट करना पड़ेगा, कितना इंजरी है। मान लीजिए कि वो कांड होने के पहले उसके पास कहीं से चोट लगा हुआ था तो एग्जैक्ट टाइम नोट करना पड़ेगा कि ये कांड होने के पहले का इंजरी है, क्योंकि उसमें पपड़ी उपड़ी जम गया था, उसके लिए रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब। तीसरा में कहता है कि कॉपी ऑफ रिपोर्ट सेंड कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज केस में बी टू अरेस्टेड पर्सन और पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। ठीक है ना, जिसने अरेस्ट किया है उसको सेंड कर दिया जाएगा रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये है 53 में। ठीक, और 54 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन परेड करने की जरूरत है जो भी। तो मजिस्ट्रेट साहब उसको 193 में अगर वो सॉरी चैप्टर 13 में वो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है तो मजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर देंगे, आप क्या आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जरूरी हो तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए अलाउ कर देंगे। ये है 54 में। देखिए, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन और पर्सन इन सच मैनर एज कोर्ट में डीम फिट। ठीक है ना, तो कोर्ट अलाउ कर देगी अगर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। जो मान लीजिए वो पीछे से देखा हो मार के भागते हुए, उसके बाल कैसे थे, उसके दौड़ने का स्टाइल कैसा था, चलने का स्टाइल कैसा था, कलर कैसा था,
तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है 54 में। तो इतना बात समझ में आया। 55 में है पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो 55 में है कि कब वो डेप्यूट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। 55 में है प्रोसीजर दिया गया है कि अगर वो सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है तो कैसे। तो देखिए 35 में पावर है पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 173 में कोई एफआईआर हुआ, ठीक है। तो 35 में दिया गया है उसका प्रोसीजर के कैसे अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एफआईआर हुआ, ठीक, तो पुलिस उसको अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद 193 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की। तो 210 में जज साहब क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि तो अगर एफआईआर दर्ज हुआ, अब बड़े साहब को कोई और जरूरी काम है, उससे भी बड़ा कोई जरूरी काम है, तो अपने सबऑर्डिनेट को लिखित में देंगे। किसमें देंगे, पुलिस ऑफिसर डेप्यूट करेंगे तो अगर अपने सबऑर्डिनेट को, तो किसमें देंगे, इन राइटिंग, ठीक है। सेक्शन 35 में पुलिस ऑफिसर को पावर है अरेस्ट करने का, ठीक। तो बड़े साहब को कोई काम है तो अपने क्या सबऑर्डिनेट को क्या करेंगे, राइटिंग में देंगे, ठीक। राइटिंग में देंगे कि उसको अरेस्ट कर दो। तो उसमें क्या लिखा रहेगा, तो उस ऑफिसर का नाम, उसका रैंक क्या है, ठीक है, और ग्राउंड क्या है अरेस्ट करने का, जो भी वो सब उसमें लिखा रहेगा कि हम इसको डेप्यूट कर रहे हैं। मतलब वो अपना पावर हस्तांतरित कर देना कि जाओ अब तुम्हारे पास पावर है, तुम उसको अरेस्ट करो। तो जाएंगे, उसको दिखा देंगे अरेस्ट वारंट और गिरफ्तार करके लाएंगे, ठीक है। तो वही है, ठीक है। राइटिंग में ऑर्डर देंगे, ऑर्डर में लिखा रहेगा कि ऑफेंस क्या है, ठीक है, कि वो ऑफेंस क्या है उसमें लिखा रहेगा। वो जाके उसको शो करेंगे। अगर पूछेगा किस भी आप पे तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो, तुम तो भाई इंस्पेक्टर तो हो नहीं, तो वो शो कर देंगे, ठीक है, कि देखो मुझे पावर मिल गया है। तो सुनिए, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13, ठीक है, रिक्वायर्स एनी ऑफिसर, ठीक है, requires any officer subordinate to him to arrest without warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to officer required to make the arrest on order in writing, ठीक है। तो राइटिंग में देंगे, ठीक। चैप्टर किसमें, 13 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। चलिए वो राइटिंग में देंगे, स्पेसिफाइंग दी पर्सन टू बी अरेस्टेड, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में उसमें लिखा रहेगा किसको अरेस्ट करना है, एंड ऑफेंस, और ऑफेंस लिखा रहेगा, और अदर कॉज, और दूसरा कारण, फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, ठीक है, और दूसरा कोई रीजन जिसके चलते उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एंड ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शेल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड द substance of the order and if so required by such person shall show him the order, ठीक है। अगर जरूरी हो तो वो ऑर्डर भी दिखाएंगे कि देखो मेरे पास आदेश है तुमको गिरफ्तार करने का। दूसरा कारक, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under section 35, ठीक है। तो कह रहा है कि 35 में जो दिया गया पावर है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नथिंग इन सब क्लॉज 1, मतलब इसमें जो सब क्लॉज 1 में दिया गया जो बात है वो सेक्शन 35 को इनफ्रिंज नहीं करता है। चलिए
56 में आ जाइए, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, 56 में कह रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो कौन ख्याल रखेगा भैया? तो भाई जिसने अरेस्ट किया है, जिसके कस्टडी में है, वो उसी को तो रखना पड़ेगा। तो सुनिए, it shall be the duty of person having the custody of an accused to take reasonable care of health and safety of accused। ठीक है ना, कह रहा है कि जिसके कस्टडी में वो व्यक्ति है, उसी की यह ड्यूटी है कि अरेस्टेड पर्सन का हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखे। ठीक है, 57 में है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेफ्टी का बात। 57 में है कि जो अरेस्ट हुआ है उसको बिफोर मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में ले जाना अनिवार्य। सुनिए, अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरइन कंटेंट एज टू bail take or send the person arrested before magistrate having jurisdiction in the case before the officer in charge of police station। मान लीजिए कि कोई सबऑर्डिनेट अरेस्ट किया तो वो लेके जाएगा अपने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, थानेदार के पास। थानेदार साहब विदाउट डिले या तो उसको बेल दे देंगे, ठीक है, या तो बिना डिले किए हुए किसके पास ले जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास। ये कौन कहता है? 57। ठीक है, अरे यार इसको वो नहीं किए है ना, क्या बोलते हैं, लाइट मोड नहीं लगाए हैं। मान लीजिए किसी का कॉल आ गया तो कट जाएगा ना। चलिए, तो इतना समझ में आया। आ जाइए 58 में, करेक्ट, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, तो 58 क्या कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो 187 में आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन अलाउ करवाना पड़ेगा कि साहब पुलिस कस्टडी में रखना है और भी इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, तो आप जाएंगे 187 में। ठीक है, तो सुनिए 58 का, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द absence of a special order of magistrate under such period shall not in the absence of a special order of magistrate under section 187 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court whether having jurisdiction or not। ठीक है, तो अगर आपको 24 आवर से ज्यादा कस्टडी में रखना है तो आपको 187 में प्रायर परमिशन मजिस्ट्रेट से लेना पड़ेगा, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो या नहीं हो। अगर वो अलाउ कर देता है कि हाँ तुमको भाई 15 दिन का पुलिस कस्टडी के लिए दे दिया गया, अलाउ कर दिया गया, तो तुम रख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं। क्या कह रहा है कि इन जनरल कंडीशन आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं। अब 24 घंटे तो दिया गया ऐसे ही, आपको करेक्ट विदाउट अननेसेसरी डिले, मतलब उसको तुरंत आप जैसे विदाउट वारंट गिरफ्तार की आप तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको और भी काम है, चाहे जो भी हो, तो आप 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। और मान लीजिए कि 24 घंटे में 1 मिनट कम है, तब आप स्टार्ट किए जाना, तो जाने का जो पीरियड है, जो टाइम है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो ट्रेवलिंग टाइम है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 58 में ये कहता है। ठीक है, तो परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट लेना पड़ेगा पहले 187 में, अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो। ठीक है, आ जाइए 59 में, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ठीक है, officer in charge of police station shall report the district magistrate or if so direct sub divisional magistrate the cases of all person arrested without warrant। ठीक है, within the limit of their respective station whether such person have been admitted to bail or otherwise। ठीक है, तो कह रहा है किसमें?
कि आप किसको डीएम या एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे जो विदाउट वारंट अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड 60 में, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड और बॉन्ड बेल बॉन्ड और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो व्यक्ति अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है वो बिना बॉन्ड के या बेल बॉन्ड के या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुनिए, नो पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा बिना बॉन्ड के या बेल बॉन्ड के या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के। पुलिस के द्वारा अगर पुलिस गिरफ्तार कर ली तो बिना, जैसे क्या हुआ था, मेरे पटदार में झगड़ा उगड़ा हुआ था, मारपीट, और हाफ मर्डर का केस हुआ, उसमें मेरा भी नाम शायद डाल दिए लोग। पुलिस आई 11 बजे रात में, मुझे भी टांग के ले गई। और भाई मैं बोला कि एक बार भाई वो सर वो कीजिए, मेरा तो नाम नहीं है, मैं तो था ही नहीं। ठीक है, मैं तो था ही नहीं। तो 3 लोगों को गिरफ्तार की गई थी, करके ले गई थी, तो 2 लोगों को अंदर कर दी, मुझे चौकी पे बैठा के रखी, वो जो तख्त होता है उस पे। फिर उसने मुझसे वो एक एप्लीकेशन टाइप का लिखवाया कि मैं मुकेश कुमार शर्मा पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा थाने बुलाया गया था, मतलब लाया गया था, अब मैं सही सलामत अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुरंत मुझे छोड़ दिया गया लिख कर। तो वही है क्या, एक मान लीजिए कि एक बॉन्ड का ही रूप है सपोज। ठीक है, तो अगर पुलिस गिरफ्तार करती है बिना वारंट के तो बिना बॉन्ड, बेल बॉन्ड और स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेगी, वो 60 कहता है। ठीक है, 61 में आ जाइए, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escape or is rescue the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की कस्टडी में है और कस्टडी से भाग जाता है तो पुलिस तुरंत उसको क्या करेगी, रिटेक करेगी या री अरेस्ट करेगी। दूसरा कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कोई भाग जाता है, मान लीजिए एस्केप कर जाता है कस्टडी से, लॉफुल कस्टडी से, तो पुलिस तुरंत उसको क्या करेगी, इमीडिएटली उसको रेस्क्यू करेगी, गिरफ्तार करेगी। ठीक है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। अब 62 क्या कहता है कि इस संहिता में जो दिया गया, मतलब इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में अरेस्ट का जो प्रोविजन दिया गया है उसको कठोरता से पालन करना है। स्ट्रिक्टली नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो दिया गया है उसको उसका पालन करते हुए अरेस्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद से आ जाएगा भैया चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले क्या, तो आ जाएगा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपीयर करवाना है तो कैसे करवाएंगे, समन उमन भेजेंगे ना कि तुरंत अरेस्ट वारंट देंगे, समन भेजेंगे। तो 63 में है फॉर्म ऑफ समन। 64 में है कि समन कैसे भेजा जाएगा, समन कैसा होगा, 63 में कैसे भेजा जाएगा, 64 में हाउ समन सर्व। ठीक है, 65 में अगर समन कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, वो किस में है, 65 में। ठीक है, 65 में क्या है कि समन कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर्म और सोसाइटीज को भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा। 66 में
अगर वो समन अगर वो भेजा गया वो पाया ही नहीं जा रहा है, कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड माने जिसको भेजा गया वो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे इसमें हम लोग जो अभी पढ़े हैं वो सब अरेस्ट के बारे में था, और अब होगा कि अरेस्ट, मान लीजिए कि अरेस्ट के लिए जो भी प्रोसीजर है, अरेस्ट हो गया या अरेस्ट नहीं हुआ, या अरेस्ट हो गया तो उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया, अब उसको कोर्ट में बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे, तो समन भेजेंगे। तो 63 में क्या है कि समन कैसे होगा, कैसा होगा उसका फॉर्मेट, वो 63 में, 64 में है कि समन को कैसे भेजा जाएगा, ये क्या है 64 में है। 65 में है कि अगर समन आप किसी कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म या सोसाइटी को भेज रहे हैं तो 65 में। 67 में क्या है, अरे 65 में हो गया। 66 में है क्या हम जिसको समन भेजे हैं, मान लीजिए कि उसी को नहीं दिया जाएगा, वो मिल ही नहीं रहा है, कैन नॉट बी फाउंड, तो हम क्या करेंगे, तो उसका उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है 66 में। 67 में क्या है कि प्रोसीजर दिया हुआ है कि सर्विस कैन नॉट बी इफेक्ट एज बिफोर प्रोवाइडेड। ठीक है, कि अगर 64, 65, 66 में अगर समन सर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 64, 65, 66 में अगर समन सर्व नहीं हो रहा है तो 67 में उसका प्रोसेस दिया गया है कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हम उसकी समन को, कॉपी को एक उसके घर के ऐसे जगह पे मेन पॉइंट पे चिपका दिए, एक कोर्ट के बाहर चिपका दिए। ठीक है, तो मान लीजिए समन सर्व हो गया, मतलब समन उसको भेज दिया गया है, भले वो देखे या ना देखे। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7369049615। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही कीजिएगा प्लीज, कॉल वॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो हम जरूर रिप्लाई देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।